नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं विषय सामान्य विज्ञान के अंतर्गत देखिए पाठ क्रमांक पहला है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पाठ पहला है सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। इसके अंतर्गत देखिए सजीवों के वर्गीकरण का पदानुक्रम कौन सा है। दूसरा, सजीवों को पहचानने की जो दिव्यमान पद्धति उपयोग में लाई जाती है उसकी खोज किसने की। द्विनाम पद्धति से नाम लिखते समय कौन से पदानुक्रम का विचार किया जाता है। इन 3 प्रश्नों का अध्ययन हम इस पैराग्राफ में करेंगे। तो आइए हम देखते हैं जैव विविधता एवं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि भौगोलिक परिवेश, अन्न ग्रहण, संरक्षण ऐसे विभिन्न कारणों के कारण पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में अनुकूलन दिखाई देता है। अनुकूलन अपनाते समय एक ही प्रजाति के सजीवों में भी विभिन्न बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। 2011 की गणना के अनुसार पृथ्वी पर की जमीन और समुद्र आदि में पाए जाने वाले सभी सजीवों को मिलाकर लगभग 87-10 लाख प्रजातियां ज्ञात हैं। इतनी बड़ी संख्या में पाए जाने वाले सजीवों का अध्ययन करने के लिए उन्हें समूहों में विभाजित करना चाहिए। ऐसी आवश्यकता महसूस हुई। सजीवों में पाई जाने वाली समानताओं और विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनके समूह और उपसमूह बनाए गए। सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। इसे ध्यान में रखना है कि सजीवों के समूह और उपसमूह बनाने की इस प्रक्रिया को जैविक वर्गीकरण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसकी वर्गीकरण किस तरह से हुआ। तो इतिहास के पन्नों में जो है ईस्वी सन 1735 में कार्ल लिनियस ने सजीवों को 2 जगतों में विभाजित किया, पहला वनस्पति और दूसरा प्राणी। ईस्वी सन 1866 में साल में हेकेल ने 3 जगतों की कल्पना की, जिसमें प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी का समावेश था। यानी इन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया। ईस्वी सन 1925 में चैटन ने फिर से सजीवों को 2 समूह में आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। ईस्वी सन 1938 में कोपलैंड ने सजीवों को 4 जगतों में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी। तो इस तरह से सजीवों का विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से क्या किया है, उनका विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है। रॉबर्ट हार्डिंग विस्टाकर ने 1920 से 1980 में ये अमेरिकन परिस्थितिज्ञ हो चुके थे। उन्होंने ईस्वी सन 1969 में सजीवों का 5 समूहों में विभाजन किया। उन्होंने कितने समूहों में कर दिया? 5 समूह। इकोलॉजिस्ट थे। वर्गीकरण के लिए
विटाकर ने आगे दिए मापदंडों को विचार में लिया है। देखिए कौन कौन से है। रॉबर्ट हार्डिंग विस्टाकर ने, पहला है कोशिका की जटिलता। पहला है कोशिका की जटिलता अर्थात आदि केंद्र की और दृश्य केंद्र की। दूसरा है सजीवों के प्रकार अर्थात जटिलता, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तीसरा है पोषण का प्रकार अर्थात वनस्पति स्वयंपोषी प्रकाश संश्लेषण वाली, कवक परपोषी मृत अवशेषों से अन्न शोषण करने वाली। चौथा प्रकार जीवन शैली लाइफ स्टाइल, उत्पादक वनस्पति, भक्षक प्राणी, विघटक और कवक। पांचवा है देखिए वंशावली संबंध, आदि केंद्रकीय से दृश्य केंद्रकीय, एक कोशिकीय व से बहुकोशिकीय। तो इस तरह में इन्होंने 5 तरह से सजीवों का वर्गीकरण कर दिया। देखिए सजीव आदि केंद्रकीय, एक कोशिकीय, जगत और मुनेरा। दृश्य केंद्रकीय में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। दूसरा जगत देखिए प्रोटिस्टा। अब ये बहुकोशिकीय में देखिए किस तरह से इसका वर्गीकरण किया गया है। बहुकोशिकीय में कवक वनस्पति और प्राणी, इनको 3 भागों में बांट दिया गया। कवक जगत देखिए कवक कोशिका भित्ति वाले परंतु प्रकाश संश्लेषण ना कर पाने वाले। चौथा देखिए वनस्पति कोशिका भित्ति वाले और प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले। पांचवा देखिए प्राणी जो कोशिका भित्ति विहीन, जिनके पास कोशिका भित्ति नहीं है। तो इस तरह से इस सजीवों का क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया है। इस पंच जगत वर्गीकरण पद्धति देखिए इस तरह से दिखाई गई है। अब हमें क्या करना है देखिए ध्यान से। पहला है जगत एक मुनेरा। तो मुनेरा में हम चलते हैं कि किस तरह से इसका अध्ययन किया गया। मुनेरा में किसी साफ कांच पट्टी पर दही या छाछ की छोटी सी बूंद लेकर उस पर थोड़ा पानी डालकर मिला लो, उस पर धीरे से कवर स्लिप रख दो, सूक्ष्मदर्शी के नीचे कांच पट्टी का निरीक्षण करो। तुम्हें क्या दिखाई दिया? हलचल करने वाले बिल्कुल छोटे तिनके जैसे सूक्ष्म जीव अर्थात लैक्टोबैसिलाई जीवाणु है। मुनेरा इस जगत में सभी प्रकार के जीवाणुओं और नील रहित शैवाल का समावेश होता है। विशेषताएं देखिए ये सभी सजीव एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा स्वयंपोषी या परपोषी होते हैं। तीसरा ये आदि केंद्रकी होते हैं और जिनमें आवरण युक्त केंद्रक या कोशिका अंगक नहीं पाए जाते। तो ध्यान से ये देखिए किस तरह से यहाँ दिया गया है। ये सूक्ष्म सजीव जो है ये हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये दिखाई देते हैं। तो इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनका अध्ययन हमें करना है। मुनेरा जगत के विविध ये क्या है, सजीव है जो हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देंगे। दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। कृति किसी डबरे से पानी की एक बूंद कांच पट्टी पे, ये भी हमें क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसका अध्ययन करना है। और देखिए पैरामीशियम यहाँ दिया गया है। ये सारे जो सूक्ष्म जीव है ये हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा दिखाई देंगे। जगत 2 प्रोटिस्टा है कि किसी डबरे से पानी की एक बूंद कांच पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी के नीचे उसका निरीक्षण करो। कुछ अनिश्चित आकार वाले सूक्ष्म जीव हलचल करते दिखाई देंगे। ये सजीव अमीबा है। देखिए यहाँ यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। विशेषताएं इनकी देखिए क्या है।
प्रोटिस्टा जगत के सजीव एक कोशिकीय होते हैं और कोशिका में आवरण युक्त केंद्रक पाया जाता है। दूसरा, प्रचलन हेतु कूटपाद या बाल जैसे रोमक या कशाभिकाएं होती हैं। तीसरा, स्वयंपोषी उदाहरण में युगलेना वैल्वस हास कोशिका में हरित लवक होते हैं। परपोषी उदाहरण अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आदि। अब यहाँ चित्र में देखते हैं, ये कवक का चित्र दिया गया है कि कृति ब्रेड या रोटी पर टुकड़ा पानी में थोड़ा सा भिगाओ और किसी डिबिया में रखकर ढक्कन से उसे ढक दो। 2 दिनों बाद खोलकर देखो, उस टुकड़े पर कपास के जैसे सफेद तंतुओं की वृद्धि हुई दिखाई देती है। उनमें से कुछ तंतुओं का सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करो तो ये जो फफूंदी जैसी दिखाई देती है, इसी को ही कवक कहते हैं। और देखिए, ये कवक का चित्र यहाँ बनाया गया है, किस तरह से मुलाब है ये। भूस्तारिका, स्फुटिका, स्तंभिका, बीजाणुधानी, बीजाणुधानीधर, ये जो इसका दंडक है, तो इस तरह से एक कवक का चित्र यहाँ दिया गया है। यहाँ पर प्रोटिस्टा जगत के सजीव दिए गए हैं, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम, युगलिना जैसे ये सूक्ष्म जीव हैं जो हमें आंखों से न दिखाई देकर ये जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से दिखाई देते हैं। और इनकी विशेषता ये देखिए क्या है कि कवक जगत में परपोषी, असंश्लेषी और दृश्य केंद्र की सजीवों का समावेश होता है। बहुसंख्य कवक मृतपोजीवी होते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर जीवित रहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा से बनी होती है। चौथा है, कुछ कवक तंतुमय होते हैं जिनके कोशिका द्रव में अनगिनत केंद्रक होते हैं। पांचवा, कवक जो है क्यूड, बेकर्स ईस्ट, फफूंदी, अस्परजिलस भुट्टे पर पाई जाने वाली फफूंदी, पेनिसिलियम कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहते हैं, विटाकर के बाद वर्गीकरण की कुछ पद्धतियां प्रतिपादित की गई, फिर भी आज तक कई वैज्ञानिक विटाकर के पंच जगत वर्गीकरण को ही प्रमाण मानते हैं। यही इस पद्धति की सफलता है। विटाकर के वर्गीकरण पद्धति के गुण दोषों को स्पष्ट करना हमें सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक है। उनके अध्ययन के लिए उनका निम्न प्रकार से विभाजन किया गया है। एक कवक का चित्र यहाँ दिया गया है। तो पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवों की ही संख्या अधिक है, उसका विभाजन किस तरह से किया गया है। आइए हम सूक्ष्म जीवों का विभाजन देखते हैं कि सूक्ष्म जीव आदि केंद्रकी के बाद जीवाणु, दृश्य केंद्र की, आदिजीवी, कवक और शैवाल। तो सूक्ष्म जीवों के आकार के संदर्भ में निम्न अनुपात को ध्यान में रखना पड़ता है कि 1 मीटर बराबर 10⁶ पावर माइक्रोमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। तो ये उनका अनुपात है उन्हें नापने के लिए। तो अब हम देखते हैं जीवाणु के बारे में, बैक्टीरिया का परिचय प्राप्त करते हैं। इनका आकार दिया गया है यहाँ पर कि एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव, एक कोशिकीय सजीव स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवन यापन करती है। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रहकर बस्तियां बनाते हैं। दूसरा, जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका के में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते। कोशिका भित्ति होती है। तीसरा है, प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन, एक कोशिका के 2 भाग होना पद्धति से होता है।
चौथा है अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के 2 गुने हो जाते हैं। 20 मिनट में संख्या के 2 गुने हो जाते हैं। तो देखिए इनका आकार किस तरह से होता है। जीवाणुओं का गोलाणु होते हैं, दंड गोलाणु होते हैं, दंडाणु होते हैं, सर्पिलाकार होते हैं, स्वल्प विरामाकृति होते हैं। ये कुछ जीवाणुओं के आकार और चित्र यहाँ दिए गए हैं कि जीवाणु किस तरह से होते हैं। अब हम आदिजीवी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आकार लगभग इसका पहला देखते हैं। मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। दूसरा, दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव। तीसरा है आदिजीवी की कोशिका रचना, संचलन के अंग, पोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है। चौथा है प्रजनन द्विविभाजन पद्धति से होता है। उदाहरण में देखिए अमीबा है, पैरामीशियम है, मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। ये पैरामीशियम का चित्र है, एंटामीबा का चित्र है। देखिए कवक के बारे में हम प्राप्त करते हैं। फफूंदी जैसे आकार इनका दिया गया है। सड़े गले पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर कार्बनिक पदार्थ में पाए जाते हैं। दृश्य केंद्र की एक कोश की सूक्ष्म जीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती हैं। मृतपोजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं। चौथा है प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन तथा मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। उदाहरण ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम। अब हम शैवाल के बारे में देखते हैं। शैवाल किस तरह से है, इनका भी आकार दिया गया है। ये शैवाल जो है पानी में बढ़ते हैं, काई जिसे कहते हैं। दृश्य केंद्र की एक कोशिकी और स्वयंपोषी सजीव है। कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। उदाहरण है यूग्लिना, क्लोरेला, क्लामिडोमोनास। शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय हैं, अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर निरी आंखों से दिखाई देते हैं। ये पांचवा देखते हैं हम विषाणु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विषाणु क्या है, इनका आकार भी दिया गया है। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता है। ये सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य है, ऐसा कहा जाता है। परंतु इनका अध्ययन सूक्ष्म जैव विज्ञान में किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में इनका अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जैव विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है विषाणुओं का। विषाणु जो है अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। ये केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। इनको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। दूसरा, स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या आरएनए राइबो न्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है। वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही वे रह सकते हैं और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं की प्रोटीन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। इसके बाद पोषक कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिकृतियां मुक्त होती हैं और ये स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं।
विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में विभिन्न रोग होते हैं। तो देखिए यहाँ दिया गया है कुछ सूक्ष्म जीव है, उनका अध्ययन जो है हमें किस तरह से करना है। आगे देखते हैं कार्य संस्था के। राष्ट्रीय विषाणु संस्था पुणे जो है, यह विषाणुओं के संदर्भ में संशोधन का कार्य करती है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सन 1952 में इस संस्था की स्थापना की गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे। और आगे देखिए क्या हम जानते हैं इसके बारे में, कि इसका परिचय हम करते हैं कि मनुष्य पोलियो विषाणु, इन्फ्लुएंजा विषाणु, HIV एड्स विषाणु आदि ये विषाणु जो है मनुष्यों पर ही लागू होते हैं, इनके द्वारा इन्हें रोग होते हैं। पशुओं पर देखिए पिकॉर्न विषाणु, वनस्पतियों पर टमाटर विल्ट विषाणु, तंबाकू मोजाइक विषाणु आदि। जीवाणुओं पर बैक्टीरियोफाज विषाणु जीवाणुओं पर हमला करते हैं। तो ये जो है विषाणुओं को दिया गया है कि कौन किस पर रोग फैलाते हैं। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण प्राप्त करना है, इसका हमें वाचन करना है, लेखन करना है, और सजीव में किस तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है, कि कोशिका की जटिलता के बारे में बताया गया है, सजीवों के प्रकार और पोषण का प्रकार, जीवन शैली, वंशावली। तो इनके बारे में हमें क्या करना है, इस पाठ में अध्ययन करना है कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने 1735 में काल ने 2 भागों में वर्गीकरण किया, फिर 3 भागों में, फिर इसको 2 भागों में, फिर कोपलैंड ने सजीवों को 4 भागों में इसका विभाजन कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, वनस्पति और प्राणी में कर दिया। तो इस तरह से आप इस वीडियो के माध्यम से सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, इसका अध्ययन प्राप्त करिए। और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।